हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में कितनी गरीबी है, यह एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ हम सभी को बल्कि देश की सारी सरकारों को, सारे जो एक स्वतंत्र संगठन हैं जो देश में गरीबी की दिशा में, गरीबी को कम करने की दिशा में काम करते हैं, उन सभी को हमेशा से यह सवाल परेशान करता रहा है, यह सवाल चुभता रहा है। समय समय पर ऐसे अनेक सर्वेक्षण हुए हैं, ऐसे अनेक मापदंड तय किए गए हैं जिनके जरिए गरीबी को नापने की कोशिश की गई है और लगभग सारे ऐसे जितने भी प्रयास, जितने भी मापदंड हुए हैं, लगभग सारे के सारे विवादास्पद रहे हैं, लगभग सबकी ही आलोचना भी की गई है। तो ऐसे परिवेश में अब से कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे जो है, मैं आपको एक वास्तविक अंक पढ़ के बताता हूं जो मिंट अखबार में जो रिपोर्ट छपी है उसके हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो सर्वे क्या कहता है कि ग्रामीण भारत में गरीबी जो है वो 4.86% है और शहरी भारत में गरीबी 4.09% है। यानी कि ग्रामीण भारत में लगभग 5% आप मान सकते हो और शहरी भारत में लगभग 4% गरीबी है। अब ये 4 से 5 यानी कि अगर आप दोनों को मिला दो, पूरे भारत की बात करो तो 4 और 5 के बीच में कोई नंबर होगा। 4 से 5% लोग जो हैं भारत में वो गरीबी रेखा के नीचे है, वो भारत में गरीब माने जा सकते हैं। अब देखिए, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में ही गलत लगते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? तो ये आंकड़ा हम जैसे ही मैं ऐसे बहुत लोगों से बात करी, मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, मैंने वहां विद्यार्थियों से चर्चा करी और सभी इस बात पर सहमत हुए कि यार 4 से 5% लोग भारत में गरीब हैं। ये आंकड़ा तो सुनने में ही गलत लग रहा है कि शायद ही हम में से कोई इस बात को मानेगा कि हां, इस देश में गरीबी अब 4 से 5% है। ये तो कोई नहीं मानेगा शायद, मैं भी नहीं मान सकता। उसका सिंपल कारण यह है कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकल जाऊं और बाजार तक जाऊं कुछ दूर, तो मुझे अपने आसपास जो लोग दिखाई पड़ते हैं उसमें निश्चित तौर पे 5% से ज्यादा गरीब होते हैं। और अगर यही हम सबका लिव्ड एक्सपीरियंस है, हम सबका जीवित अनुभव है, तो इस बात को मानने का पर्याप्त आधार है कि यार ये आंकड़ा जो है ये सही नहीं है। तो आज जो है मैं आपको अगले 10 मिनट में यह समझाऊंगा कि एसबीआई इस आंकड़े तक पहुंची कैसे और वास्तविक गड़बड़ी जो है वो शायद एसबीआई के इरादों में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसबीआई का कोई इरादा खराब था या कुछ और था, लेकिन जो तरीका एसबीआई ने अपनाया वो तरीका ही अवैज्ञानिक है। इस नंबर तक पहुंचने के लिए जिस तरीके का प्रयोग, जिस माध्यम का प्रयोग एसबीआई ने किया है, वो माध्यम ही थोड़ा सा आउटडेटेड है, जिसके कारण ये गणना जो है इसको गलत मानने का पर्याप्त कारण है। अगले 10 मिनट में आपको समझा दूंगा। बहुत आसान है, लगते कॉम्प्लिकेटेड हैं चीजें, होती बहुत आसान है। ठीक है, 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया, अगर आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको यह बात की चिंता है कि यार एनसीईआरटी में पढ़ता हूं तो कौन सी चीजें काम की हैं, कौन सी नहीं, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो चिंता छोड़िए। स्टडी IQ-IAS हिंदी का 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट है। एजे लाइव कोड लगा के 1199 में मिल जाएगा यार। तो जो भी एनसीईआरटी में काम की चीजें हैं सारी इसमें रखी गई हैं, जो चीजें काम की नहीं है वो इसमें हमने कवर नहीं की हैं। तो एजे लाइव कोड लगाइए, 1199 में हमारी 5 किताबों का 5 एनसीईआरटी का सेट ले लीजिए और आपकी एनसीईआरटी की तैयारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर आपको सारी किताबें चाहिए यूपीएससी की, तो एजे लाइव कोड लगा के आप हमारी 18 हिंदी किताबों का सेट ले सकते हैं, जो आपको 4299 में मिल जाएगा। ये भारत की सबसे अपडेटेड किताबें हैं, इनको ले लेंगे तो आपको अन्य कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जल्दी ही आप तुरंत एजे लाइव कोड लगा के इस सेल का लाभ उठाइए और इसको जो है इस सेट को खरीद लीजिए। चलिए साहब, अब एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि एसबीआई ने वास्तविकता में किया क्या। अब देखिए, एसबीआई इस आंकड़े तक कैसे पहुंची, एसबीआई का क्या कहना है, पहले आपको यह बताता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो यह सर्वेक्षण है, यह सर्वेक्षण क्या कहता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 4.86% गरीबी है, वहीं शहरी क्षेत्रों में जो है 4.09% गरीबी है। अब ये आंकड़े जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिए और ये कहा कि देखा जाए तो पूरे भारत में मिला के 4 से 5% के बीच में ही कोई नंबर होगा।
जहां पर गरीबी है, और अति गरीबी जो है वो तो भारत से लगभग अब खत्म हो चुकी है। यह बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कही। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह मापन कैसे किया, बस हम इसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत समय पहले भारत में एक समिति आई थी जिसका नाम था तेंदुलकर समिति। 2011-12 में एक तेंदुलकर समिति भारत में आई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? सचिन तेंदुलकर नहीं साहब, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में बिजी थे। इसकी अध्यक्षता जो है एक अर्थशास्त्री थे, सुरेंद्र तेंदुलकर, माफ कीजिएगा सुरेश तेंदुलकर। तो सुरेश तेंदुलकर साहब की अध्यक्षता में एक तेंदुलकर समिति आई थी। आमतौर पे तेंदुलकर नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में क्रिकेट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी तेंदुलकर हुए हैं दुनिया में जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़े आदमी रहे हैं। तो सुरेश तेंदुलकर साहब एक अर्थशास्त्री थे। 2011-12 में तेंदुलकर समिति आई और इसने क्या किया, भारत के लिए एक निर्धनता रेखा तय की, भारत के लिए एक गरीबी रेखा तय की। और तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा क्या तय की थी? उसने कहा था कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह निर्धनता रेखा क्या है और शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धनता रेखा क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह थी 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रति व्यक्ति प्रति माह, कि जो व्यक्ति गांव में 816 रुपए हर महीने खर्च कर रहा है वो व्यक्ति गरीब नहीं है। यह सुरेश तेंदुलकर साहब ने कहा था। याद रखिए कब? 2011 में। तो काफी साल हो गए, 14 साल हो गए करीब, तब तेंदुलकर साहब ने यह कहा था। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति 1000 रुपए प्रति माह खर्च कर रहा है वो व्यक्ति जो है वो गरीब नहीं है। यह बात सुरेश तेंदुलकर ने कही थी। अब याद रखिए, क्योंकि उस समय मैं एक विद्यार्थी था जब ये रिपोर्ट्स आई थी, मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हुआ करता था। तो यार उस समय इस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की गई थी। ये अब क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगी ये बात, हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, हम लोग ये सब रटते थे, याद करते थे, इसकी आलोचनाएं समझते थे। तो सुरेश तेंदुलकर समिति की उस समय कठोर आलोचना की गई थी और उस समय भी तेंदुलकर समिति पे यह आरोप लगा था कि ये नंबर जो है ये तो बहुत ही कम है। यह कहा गया था कि 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 816 रुपए तो मतलब यार रोज के 30 रुपए भी नहीं हुए, रोज के 27 रुपए के आसपास हुए। कि गांव में जो आदमी एक दिन का 27 रुपया खर्च करता है वो आदमी आपके नजर में गरीब नहीं है। 27 रुपए सोचिए, और मैं मानता हूं कि 14-15 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन 27 रुपए की कीमत तब भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो सुरेश तेंदुलकर समिति की बहुत कठोर आलोचना उस समय की गई थी कि भाई तेंदुलकर समिति जो है उसने उस समय भी, जिस समय यह पूरी चर्चा चल रही थी, उस समय भी तेंदुलकर समिति ने क्या किया था, निर्धनता रेखा को बहुत ही कम आंका था। बहुत ज्यादा इसकी आलोचना की गई थी अर्थव्यवस्था के हलकों में। ठीक है, ये जो है ये एक बहुत ही वेल नोन फैक्ट है। आप देख सकते हैं कि तेंदुलकर समिति की कड़ी आलोचना उस समय की गई थी। इनफैक्ट तेंदुलकर समिति की इतनी आलोचना की गई थी कि इसके कुछ समय बाद ही सरकार को उस आलोचना को ओवरकम करने के लिए, उस आलोचना से निपटने के लिए रंगराजन समिति बनानी पड़ी थी। कुछ समय बाद ही, आमतौर पर इतनी जल्दी जल्दी पॉवर्टी एस्टिमेट के लिए समितियां बनती नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार को रंगराजन समिति बनानी पड़ी थी, जिसने कंजम्पशन बास्केट को थोड़ा बड़ा किया था। और रंगराजन समिति ने क्या कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का जो कंजम्पशन है, ये जो 816 नंबर है, इसको कितना किया था रंगराजन ने? 972 कर दिया था, माफ कीजिएगा। और शहरी क्षेत्र का जो ये 1000 है, इसको 1407 कर दिया था। तो यह रंगराजन समिति की अनुशंसा आपको जल्दी ही लानी पड़ी थी, क्योंकि तेंदुलकर समिति की अनुशंसाओं की कड़ी आलोचना की गई थी। तो बेटा यह तो हो गई पुरानी बात। अब आते हैं कि अब क्या हुआ है। तो अब आज की तारीख में एक बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत में सेंसस नहीं हुआ है। भारत में जो है अब एक तो बहुत बड़ा जो हमारे पास एक आंकड़ों का गैप है, आंकड़ों का जो एक जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल जैसा है, वो है जनगणना का ना होना। क्योंकि यार जनगणना के ना होने से हमको यह भी नहीं पता कि देश में शहरी और ग्रामीण आबादी जो है उसका अनुपात क्या है। देखिए इस बात को समझिए, बहुत सारी जगहें जो 2011 की जनगणना में गांव रही होंगी, क्या इस बात की गारंटी है कि वो आज भी गांव होंगी?
बहुत सारे गांव में भाई, बहुत सारे गांव आपस में मिल गए हैं, शहर विस्तार कर करके बहुत सारे गांवों को अपने अंदर लील गए हैं, अपने अंदर समा लिया है शहरों ने। बहुत सारे गांवों में विकास होकर जनसंख्या बढ़ गई है, अब वो शहर जैसे हो गए हैं या कस्बे जैसे हो गए हैं, ये बात तो हम जानते हैं। तो इसका हमारे पास कोई प्रॉपर आंकड़ा है नहीं। तो शहरी और ग्रामीण का अंतर जो है ये अपने आप में फ्यूज हो चुका है, बड़ा गड़बड़ हो चुका है, सब मिल चुका है। क्योंकि और इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे पास जनगणना का आंकड़ा नहीं है। 2011 के बाद से भारत में कोई जनगणना नहीं हुई है। 21 में होनी थी, कोविड के कारण नहीं हुई, कोविड खत्म हो गया, लेकिन सरकार ने जनगणना उसके बाद भी नहीं कराई। ठीक है, तो एसबीआई की मेथोडोलॉजी क्या है? एसबीआई ने तेंदुलकर समिति के नंबरों को पकड़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2011-12 में जो नंबर आपका 816 था, एसबीआई ने क्या किया, इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर मान लो 2011-12 में मेरी जेब में 816 रुपए होते, तो मुद्रास्फीति के हिसाब से हर साल उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। कि यानी कि उस समय 816 रुपए की जो कीमत थी वो आज की तारीख में कितने रुपए की कीमत होगी। और ये नंबर जो है कि भाई इन्होंने क्या किया, ये नंबर करते करते ये आज की तारीख में 2023-24 का जो आंकड़ा इन्होंने निकाला, उसमें 816 के नंबर को इन्होंने कर दिया 1632 रुपए, कि तब के 816 रुपए आज के 1632 रुपए के बराबर हैं, और उस जमाने के 1000 रुपए आज के 1944 के बराबर हैं। उस जमाने के 1000 रुपए आज के 1944 के बराबर हैं। तो इन्होंने क्या किया, तेंदुलकर समिति की जो अनुशंसाएं हैं उन पर मुद्रास्फीति अप्लाई करी, और मुद्रास्फीति अप्लाई करके ये पॉवर्टी लाइन इन्होंने मान ली कि भारत की गरीबी रेखा एक तरह से इफेक्टिवली अब ये है। एसबीआई ने इसको माना। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन का जो सर्वे आता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो आपका HCEF आता है, घरेलू उपभोग में आपका जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वे, घरेलू उपभोग व्यय सर्वे जो आपका आता है, उस लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े इन्होंने लिए। और वो उस सर्वे का लेटेस्ट आंकड़ा क्या कहता है, अगर मैं उस आंकड़े को देखूं तो 5% लोग जो हैं, बॉटम 5%, सबसे नीचे वाले बॉटम 5% लोग कितना खर्चा करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 1677 और शहरी क्षेत्रों में 2376। ग्रामीण क्षेत्रों में यह नंबर जो है 1677 है और शहरी क्षेत्रों में 2376 है। याद रखिएगा, आपको यह नंबर इत्यादि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने खुद ने नहीं याद किया, बस आपको लॉजिक समझना है। तो इन्होंने कहा कि यार अगर बॉटम 5% इतना खर्च करते हैं, यानी कि इससे तो ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं। यह बात सही है कि नहीं है? जितनी हमने गरीबी रेखा मानी उससे ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं बॉटम 5% भी। तो इन्होंने यह कहा कि निश्चित तौर पे गरीबी रेखा 5% के नीचे है। हमारे यहां गरीब जो हैं इस गरीबी रेखा के हिसाब से 5% के नीचे। आप देख सकते हैं यह नई गरीबी रेखा तय की एसबीआई ने, और इस नई गरीबी रेखा के को जो है आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के साथ कंपेयर किया और पाया कि निश्चित तौर पे गरीबों की संख्या 5% से कम है। उसके बाद बहुत ही सिंपल लीनियर मेथड लगाया कि भाई जो 0% लोग 0 रुपया खर्च करेंगे, 5% वाला व्यक्ति 1677, तो 1632 कितना खर्च करेगा भाई, एक एक नियम एक तरह से लगाया और वो जो है 1632 पर आप पहुंच गए 4.86% पे, और 1944 में आप पहुंच गए 4.09% पर। तो इस तरीके से एसबीआई ने यह गणना करी है। अब यह गणना जो है इसमें कई तरह की गलतियां हैं। पहली गलती तो यार ये है कि सबसे पहली गलती क्या है कि एक तो तेंदुलकर समिति वैसे ही आलोचनाओं का शिकार थी। एक तो तेंदुलकर समिति अपने आप में सही नहीं थी। तेंदुलकर समिति की जो गरीबी रेखा थी वो उस समय भी भारी आलोचना में रही थी। वो तो हमेशा से निम्न मानी ही गई थी कि तेंदुलकर समिति की जो गरीबी रेखा है वो अनरियलिस्टिकली कम है, इतनी कम तो कभी भी नहीं मानी जा सकती, ये बात तय है। दूसरी चीज यह है कि तेंदुलकर समिति के बाद गरीबी के मापन के तरीकों में कई तरह के सुधार आए। जैसे रंगराजन समिति ने क्या किया, उसने मिक्स रेफरेंस पीरियड लेने शुरू किए कि आप जो है कोई वस्तु जो है
कुछ चीजें 7 दिनों में आपने खरीदी, कुछ चीजें 30 दिनों में खरीदी, कुछ चीजें 1 वर्ष में खरीदी, उन सबको भी इसमें जोड़ना शुरू किया गया। तेंदुलकर समिति में यह सब नहीं किया गया था। तो एक तो निम्न थी और दूसरा तेंदुलकर समिति जो है वो बड़ी, जिसको हम कह सकते हैं अवैज्ञानिक थी। मतलब उसकी जो गणना थी वो बड़ी सिंपलिस्टिक थी, बहुत ही सरलीकृत गणना थी, जिसके कारण वो अवैज्ञानिक भी मानी जा सकती है। मैं तेंदुलकर समिति को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस समय की तकनीक के हिसाब से बहुत सरलीकृत इन्होंने तरीका अपनाया था, जो आगे जाके लोगों ने उससे बेहतर तरीके इजाद किए, उससे बेहतर तरीके वो लेकर आए। तीसरी प्रॉब्लम जो है उसमें क्या है, वो ये है कि यार तेंदुलकर समिति का जो कंजम्पशन बास्केट था, उपभोग का जो बास्केट था, जिसके आधार पे आप खर्चे तय कर रहे हो, यह 2011 का था। क्या आपको लगता है कि 2011 के बास्केट का प्रयोग करके 2024 में गरीबी नापना एक ठीक कदम है? क्या जिस तरह की वस्तुएं आप 2011 में प्रयोग कर रहे थे, वैसी ही वस्तुएं आप 2024 में प्रयोग कर रहे हो? क्या इन 14 सालों में करीब करीब आपके देश में उपभोग का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला, या उसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव हुआ है? इसमें जमीन आसमान का बदलाव हो चुका है, और ऐसे में यह पुरानी उपभोग बास्केट का प्रयोग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो मेरे विचार में एसबीआई ने यह सर्वे क्यों किया, इस सर्वे का क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, एसबीआई इसके जरिए क्या प्राप्त करना चाहता था, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे यह सर्वे जो है, यह किसी भी तरह का, एक जो मेरे अंदर अर्थशास्त्र का टीचर है, वो इस सर्वे को किसी भी तरह से एक सीरियस सर्वे मानने को तैयार नहीं है। तो मैं इस सर्वे को गंभीर सर्वे नहीं मान सकता। कंजम्पशन बास्केट आपको अभी की यूज करनी पड़ेगी, नंबर आपको अभी के यूज करने पड़ेंगे, ग्रामीण और शहरी का विभाजन आपको आज का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है किसी प्रकार के सर्वे की तरफ जा सकते हो। और इन सारे टेस्ट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह सर्वे फेल होता है। ठीक है, तो आप भी वही कीजिए जो मैं कर रहा हूं, इस सर्वे को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। लेकिन उसके पहले जाते जाते आपको फिर से बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए सारी किताबें खरीदना चाहते हो तो हमारी 18 किताबों का सेट है, एजे लाइव कोड लगा के 4299 में आप खरीद सकते हो। और अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट है, एजे लाइव कोड लगा के मात्र 1199 में ले सकते हो। जो भी सही लगे तुरंत ले लीजिए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।